हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQG के यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ज्योग्राफी टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आज मैं डिस्कस करूँगी सेट नंबर 2। ऑलरेडी सेट नंबर 1 जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और सभी के सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, यदि आप हमारी कोई भी ई बुक को या फिर किसी भी PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com इस पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी ये कब होती है। तो आपसे पूछा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है। तो ये न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं तो 3 जनवरी, और इसे को कहते हैं पेरिहीलियन। हिंदी में अगर हम बात करें तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं उपसौर, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है पेरिहीलियन। वहीं बात करें अगर हम अधिकतम दूरी की तो ये होती है 4 जुलाई, और इस कंडीशन को कहते हैं अपसौर, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है अपहीलियन। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम दूरी होती है 3 जुलाई, कहते हैं उपसौर। अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई, इसको कहते हैं अपसौर। पेरिहीलियन और अपहीलियन इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो आपसे पूछे है न्यूनतम दूरी, तो सही आंसर होगा 3 जनवरी। फिर है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो छोटे खगोलीय पिंड हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं मंगल और बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, क्षुद्र ग्रह जिन्हें इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स कहते हैं, तो मैं हमेशा सलाह देती हूँ स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कि वो लोग कुछ इस तरीके के टर्म्स होते हैं ना, तो उनको आप ट्राई करिए कि इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या होता है ना कि इन शब्द को वो हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिख के दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो आंसर को आते आते भी वो रॉन्ग कर देते हैं, फिर वो स्किप कर देते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ इस तरीके के टर्म जो होते हैं ना वो आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। जैसे कि 8 के 8 जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सब के नाम भी आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में होते हैं, तो ये होता है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है किस ग्रह का एक चंद्रमा जिसका नाम गैनेमिड है। तो देखिए, ये हो जाएगा बृहस्पति का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि गैनेमिड जो है वो बृहस्पति का एक चंद्रमा है, या फिर आप कह सकते हो एक मून सैटेलाइट उपग्रह है। और बात करें बृहस्पति की तो ये हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। जो प्लूटो था वो भी हमारा प्लैनेट था, लेकिन उसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, और उसके बाद अब हमारे पास टोटल प्लैनेट है 8, और उसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट ये है हमारा बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये स्थित है आपका नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, इसका नाम है सुपीरियर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सुपीरियर लेक ये कहाँ पर है, तो USA और कनाडा का जो बॉर्डर है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा सुपीरियर झील। ये 5 लेक है वहाँ पर, और जिनको ग्रेट लेक के नाम से भी जानते हैं। और कौन कौन सी लेक यहाँ पर आती हैं, तो ये आती हैं आपकी लेक सुपीरियर, इसके अलावा लेक ह्यूरोन, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो और साथ में लेक इरी। तो पांचों की पांचों लेक जो है आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ग्रेट लेक का भाग नहीं है। तो ये पांचों की पांचों लेक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़े ताजे पानी की झील, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लेक सुपीरियर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल ये कौन सा है। तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये है महाबलेश्वर के समीप। तो ऑप्शन नंबर
जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कृष्णा नदी इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई, कर्नाटक जैसे ये आपका मैप है तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई गिरती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कृष्णा नदी पर एक बहुत फेमस परियोजना है वो बनी हुई है जिसका नाम है नागार्जुन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरेनियम ये कहाँ पाया जाता है। तो भारत में यूरेनियम की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सिंह भूमि, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। और सिंह भूमि ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड का एक जिला है, वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है जादूगोड़ा, वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूरेनियम। तो झारखंड का जिला है जिसका नाम है सिंह भूमि, वहाँ पर एक जगह है जादूगोड़ा, वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है। तो माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये है माजुली, और कहाँ पर है, असम में। और असम के किस जिले में है, तो ये असम के जोरहट जिले में आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और माजुली जो ये द्वीप है ये कौन सी नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो दुलहस्ती की बात करें तो ये कहाँ पर है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती पावर परियोजना। नेक्स्ट है कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जिसको जानते हैं वो कौन सा देश है, तो ये है आपका क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। क्यूबा की लोकेशन आप मैप पे देख सकते हो, ये ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, और जो यहाँ पर ये आइलैंड्स होते हैं इनको बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड, और इसी में आपका ये क्यूबा है जो कि कैपिटल जिसकी हवाना है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राइट, तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड तो ये है आपका क्यूबा। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन की बात करें तो देखिए ये प्राप्त होती है खरगोश। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऊन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊन है तो भेड़ से ही प्राप्त होगी, ये जो ऊन है ये हमें प्राप्त होती है खरगोश, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अंगोरा ऊन ये प्राप्त होती है खरगोश से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। भारत में ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो फिलहाल के डाटा के अनुसार ये है राजस्थान, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है आइसोहाइट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उनको कहते हैं आइसोहाइट। देखो याद करना काफ़ी ईजी है, आइसोहाइट। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम यानी कि समान, और आगे जो भी वर्ड दे के रखते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा समान वर्षा वाले स्थान, तो समान जहाँ पर समान वर्षा होती है तो उन स्थानों को कहते हैं हाइट। आप ऐसे याद कर सकते हैं उनको कि सेम हाइट पर है और वर्षा है, वर्षा और हाइट में ध्यान रखना, तो ये हो जाएंगे आपके आइसो हाइट। आइसोथर्म की बात करें तो देखो आइसो और थर्म, आइसो मतलब सेम यानी कि समान, और थर्म मतलब क्या होता है यानी कि तापमान। तो जहाँ पर समान तापमान वाली रेखा होती है तो वो होती है आइसोथर्म। वहीं बात करें आइसोबार तो जो समान दाब वाली होती है वो होती है आइसोबार। तो आपसे पूछे समान वर्षा तो सही आंसर होगा आइसोहाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन छिद्र मतलब किन रसायनों के कारण होते हैं। तो ओजोन छिद्र की बात करें तो ये बेसिकली CFC के कारण होते हैं, यानी कि CFC का जब ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तभी हमें जो है ओजोन छिद्र की समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। ओजोन होल की बात करें तो ये बेसिकली अभी हमें देखने के लिए मिली है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में एक होल है, ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, और ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में होती है और हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, सन से निकलने वाली UV रेडिएशन से हमें ये प्रोटेक्ट करती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है क्या, मीटीरियोलॉजी।
ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा, मीटीरियोलॉजी, यानी कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बात करें भूकंप विज्ञान, तो ये है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे मतलब ऑप्शन ए में जो भूकंप विज्ञान है इसको हम करते हैं सिस्मोलॉजी में। इकोलॉजी की बात करें तो वातावरण का अध्ययन करते हैं, और पोमोलॉजी की बात करें तो फलों का अध्ययन करते हैं। फिर अफ्रीका को यूरोप से कौन पृथक करता है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग जो करता है वो है आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, और इसके बीच में जो सी है दैट इज़ मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला जो सागर है वो है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। फिर है सुंडा ट्रेंच, ये कहाँ पर स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह कौन सा महासागर है, तो जिसमें आपको सारगैसो देखने के लिए मिलता है तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सारगैसो क्या होता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना इसके बीच में शांत क्षेत्र है जिसमें सारगैसो नाम का एक घास है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसी घास की वजह से इस सागर का वो पोर्शन उसका नाम पड़ गया है सारगैसो सागर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैप में आप लोकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा इसके नाम से जानते हैं, तो प्रशांत महासागर का चौराहा इसे हम जानते हैं किसको, हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और हवाई द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मोना लोआ है, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। तो आपसे पूछा गया है प्रशांत महासागर का चौराहा ये कौन सा है, हवाई द्वीप। और प्रशांत महासागर में एक बहुत गहरी खाई है जिसका नाम है मैरियाना ग्रत, इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र है इसका नाम है क्या, इसका नाम है जंजीबार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जो आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है, तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आंसर होगा ग्रीनलैंड, लेकिन अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है इंडोनेशिया, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेडागास्कर की बात करें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर ही है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही मतलब क्या गलत है, तो देखिए रिएक्टर पैमाने की बात करें तो देखिए सिस्मोलॉजी मैंने आपको बताया, कई बार बता चुकी हूँ, तो जो सिस्मोग्राफ है सिस्मोलॉजी है इसमें हम भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रिएक्टर स्केल से हमें पता चलता है कि ये कितना तीव्र जो है वो भूकंप आया था, तो देखिए 1935 में इसकी खोज चार्ल्स रिएक्टर और गटनबर्ग ने की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। भूकंप मापी के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये भी सही है, लेकिन 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये बात गलत है। 8 से 9 का अगर भूकंप होता है ना तो बहुत डिजास्टर्स होता है, तो वो हल्का भूकंप नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है, तो गोल्डन रॉक पैगोडा की बात करें तो ये स्थित है म्यांमार, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ पर है, म्यांमार में है, और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, ये था बर्मा, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ पर है, म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है, तो ये है कनाडा और यूएसए। कौन सी है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप मैप देखोगे नॉर्थ अमेरिका का तो कुछ इस तरीके से आपका आता है, यहाँ पर इस तरीके से कनाडा आएगा, यहाँ पर अलास्का वाला रीजन है, और यहाँ पे यूएसए है, और इसके बीच में जो ये लाइन है इसी को कहते हैं 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये सबसे लंबी भूमि सीमा है किन्हीं दो देशों के बीच में, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है कि निम्न में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन की बात करें तो ये कहा जाता है किसको, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पर आप ध्यान रखना 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
तो पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कैंसर से संबंधित अध्ययन होता है। लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं और ऑर्निथोलॉजी में आप बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछे पर्वतों का अध्ययन, तो सही आंसर होगा ओरोलॉजी। फिर है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का सचिवालय की बात करें तो ये स्थित है आपका काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। सार्क की बात करें तो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं। और सार्क की स्थापना ये हुई थी 1985 में, और कहाँ पर हुई थी, ढाका में। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और इसका मुख्यालय ये काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या था। तो सिंगापुर का पुराना नाम ये था तेमासेक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। वहीं बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार जो है इसका पुराना नाम था बर्मा। और सिलोन ये श्रीलंका का पुराना नाम था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर है पीएनआर का पूरा नाम क्या है या किसके लिए ये फेमस है। देखिए, पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आपने कभी अपना टिकट बुक किया होगा तो पीएनआर नंबर आता है, तो उसमें पी का मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और इसका मतलब होता है कि यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी कला की बात करें तो ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि बिहार में प्रचलित एक लोक कला यही है आपकी मधुबनी कला। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मधुबनी कला जो है वो प्राचीन काल से महिलाओं के द्वारा चित्रण की जाती है, और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि अरिपान और कोहबर घर 2 प्रकार के चित्रण में इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो और ये बेसिकली कहाँ पर फेमस है, बिहार में ये काफ़ी फेमस है। और इस कला का जो मुख्य केंद्र है ना वो मधुबनी जिला ही है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चित्र में आप देख सकते हो मधुबनी कला का एक एग्जाम्पल, यानी कि फ़ोटो। फिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मैंने आपको बताई सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी। और ये आप यूएसए और कनाडा का बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर यूएसए है। इसके बॉर्डर भी आपको देखने के लिए मिलेगी ये सारी लेक। लेकिन इनमें से एक लेक है जो इनसे अलग है, यानी कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे नहीं है, जो कि है लेक मिशिगन। बाकी जो 5 मैंने ग्रेट लेक आपको बताई थी वो ये रही, जिसमें पहली है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। 5 लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा इनको। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक लेक जो है वो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर नहीं बनाती, तो वो कौन सी है, लेक मिशिगन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो एक्सोबायोलॉजी की बात करें, देखो एक्सोबायोलॉजी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्सो मतलब बाहर, यानी कि बाह्य। तो बाह्य और बायोलॉजी अंतरिक्ष में जीवन, यानी कि बाहर के अंतरिक्ष में अगर जीवन से संबंधित कोई भी अगर आप स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है आपकी एक्सोबायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है चीन में निषिद्ध शहर क्या कहाँ स्थित है। तो चीन में निषिद्ध शहर की बात करें, यानी कि फॉरबिडन सिटी, तो ये है आपका बीजिंग। ये आप देख सकते हो बीजिंग, तो यही है आपका चीन में निषिद्ध शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और बीजिंग की बात करें तो ये चाइना की राजधानी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली पहली महिला तो ये थी जुंको तबई, जो कि कहाँ से थी, जापान से थी। लेकिन भारत की पहली महिला की बात करें तो वो कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई अपंग महिला अगर माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो वो कौन थी, वो थी अरुणिमा सिन्हा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये कहाँ स्थित है। तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये स्थित है आपका केन्या। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मसाई जो है वो एक जनजाति का नाम है, और ये आपको नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा केन्या में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है कंवल टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है। तो कंवल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। इसकी फॉर्मेशन 2 जून 2014, तो ये भी ध्यान रखना है। और कहाँ पर इसमें जो टाइगर रिजर्व मैंने पूछा कंवल, तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, और नेबरिंग स्टेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है निम्न में से। तो सबसे पुराने पहाड़ की बात करें तो ये है आपका अरावली। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अरावली जो है वो भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। ठीक है,
फिर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। फिर है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दांडेली की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? तो ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गिर। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंच टाइगर, ये आप ध्यान रख सकते हो। और उड़ीसा में नंदन कानन के नाम से है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। आपसे पूछा है दांडेली, तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है जिनमें क्या मिलता है? तो वहाँ पर आपको मिलते हैं एशियाई सिंह यानी कि एशियाटिक लायन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहते हैं? तो गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जो शहर फेमस है भारत का, ये है जयपुर। ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पर है ये? राजस्थान। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पिंक सिटी यानी कि जयपुर। और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी भी है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। कुछ और अगर हम बात करें कि टापुओं का शहर, तो ये कहते हैं मुंबई को। महलों का शहर ये कोलकाता है। मंदिरों का नगर ये मदुरै है। और सिलिकन सिटी के नाम से फेमस है बेंगलोर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फिर तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है कृष्णा नदी पर, यानी कि तुंगभद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये कृष्णा नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। और ये घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट कब का है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट, तो ये कौन सा था? दामोदर था। ठीक है, और इसका ईयर कितना था? 1948। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तुंगभद्रा का ईयर। और दामोदर पहला था जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका सही हो जाएगा। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर देखने के लिए मिलेंगे। और भारत के कौन से राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं? तो बंगाल के शोक की बात करें तो ये है दामोदर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दामोदर नदी है इसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ओखला की बात करें तो ये है एनसीआर क्षेत्र नोएडा, जिसको आप गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णा नदी विवाद में कौन सा एक पक्ष नहीं है? तो कृष्णा नदी विवाद में जो एक पक्ष नहीं है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ये सोच के कि एग्जामिनर हमसे करंट अफेयर में से क्या पूछता है। देखिए कई बार क्या है ना, हम स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन करंट में हम कुछ चीज़ें चल रही होती हैं उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो देखिए अभी रिसेंटली जो है ना कावेरी डिस्प्यूट काफ़ी विवाद में है। तो कावेरी डिस्प्यूट यानी कि कावेरी जल विवाद काफ़ी न्यूज़ में है। तो किस किस के बीच में आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, जो भी न्यूज़ आती है आपके न्यूज़पेपर में आपको उन्हें अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पढ़ना है। तो जैसे कृष्णा नदी विवाद हुआ तो आपके मन में आपके माइंड में ये डाउट आना चाहिए कि अभी रिसेंटली कावेरी भी तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो किस किस के बीच में है। तो तुरंत आप उसको अपने जो है नोट्स में या फिर जहाँ पे भी आप अपने लिखते हैं ना उसको याद रखना, उनको लिखना भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कावेरी डिस्प्यूट ये किस किस के बीच में है। तो यहाँ पे कृष्णा नदी की बात हुई है तो ये तमिलनाडु इसमें एक पक्ष नहीं है। फिर है नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नेत्रानी द्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप है इसका आंसर, लेकिन कर्नाटक के ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है, मतलब कर्नाटक इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और देखिए ये आप देख सकते हो नेत्रानी द्वीप, और इसको हम किस और नाम से भी जानते हैं, इसको पिजन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्ट शेप का है, आप इसकी इमेज में जो है शेप को देख सकते हो, इसको हम हार्ट शेप के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? तो ये कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, लेकिन स्थित है ये लक्षद्वीप में। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो सैफरोन है, जो केसर है, इसका उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोकेशन देख सकते हो जम्मू कश्मीर की मैप में। तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं और इसके अलावा जो भी मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला आपका लिए क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में जो 5 झीलों के नाम मैंने आपको बताए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। दूसरा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि हमारी पेड PDF www.ravibooks.pdf.com पर यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप रवि स्टडी IQ GK ये भी लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।